नमस्कार दोस्तों। आज 24 अप्रैल है। आर्मेनिया में हुए जो भयानक जनसंहार था, जिसे 20वीं सदी का पहला जनसंहार कहा जा सकता है, निर्विवाद रूप से जिसे 20वीं सदी का पहला जनसंहार कहा जा सकता है, उसे हुए 106 साल बीत गए। आखिर 24 अप्रैल को ही आर्मेनियाई जनसंहार दिवस क्यों मनाया जाता है, या वही दिन क्यों चुना गया? यह इसलिए कि 1915 में इसी दिन 24 अप्रैल के दिन ही, आज ही के दिन, बहुत सारे बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, इंजीनियरों और बड़े बड़े जो डॉक्टर, चिकित्सक वगैरह बहुत सारे लोग थे जो उनके जैसा कहेंगे कि जो उनके आर्मीनिया समाज के जो बहुत ही प्रमुख लोग थे, उनको या तो निष्कासित कर दिया गया था, अवधेश नमस्ते, या तो निष्कासित कर दिया गया था या उस दिन उनको मार दिया गया था। निष्कासन के दौरान भी कई लोगों को मारा गया था। तो वैसे तो ये जनसंहार शुरू हो गया था 19वीं सदी के अंतिम उसमें ही शुरू हो गया था। बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। लेकिन 1915 से लेकर 1923 तक इस तरह से आर्मीनियाई लोगों का जनसंहार हुआ, इस तरह से उन्हें मारा गया कि लगभग जो ऑटोमन साम्राज्य में लगभग जो 20 लाख लोग रहते थे, उनमें से करीब 15 लाख लोग इस जनसंहार से प्रभावित हुए। 15 लाख लोग कहते हैं कि उसी के आसपास की जनता मारी गई। इतने लोगों का कत्लेआम तरह तरह से, सिर्फ ये नहीं कि तलवार से काट करके, ये गोलियों से भून करके किया गया, बल्कि भूखा रख करके उनको सेना में भर्ती कर दिया गया पहले विश्व युद्ध के दौरान। लेकिन उनसे सैनिकों का काम न करवा के हमालों का काम करवाया गया। उनके बहुत सारे लोगों के व्यापार बंद करवा दिए गए। कई लोगों के खेतियां छीन ली गई। लोगों को गांव के गांव उजाड़ दिए गए और तरह तरह से सता करके, जैसे कहते हैं, मारा गया लोगों को। यह भी सही है कि ऐसा कहते हैं, कहीं इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता, कहीं लिखित रूप या किसी में नहीं मिलता, लेकिन कहते हैं कि 1939 में एडोल्फ हिटलर ने कहीं कहा था कि आखिर आज कौन आर्मीनियाइयों की हत्या और तबाही की बात करता है। हम जानते हैं कि यहूदियों पर हुए अत्याचार की दुनिया में बहुत सारी बातें होती हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि हिटलर ने यहीं से कुछ प्रेरणा ली थी कि जब उनको याद नहीं करता तो इसको कौन याद करेगा। लेकिन समय बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, और उस जनसंहार को हम सब लोग याद करते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ जाती है जब हम यहूदियों के जनसंहार को याद करते हैं। तरह तरह के जनसंहार हुए हैं इस दुनिया में। क्या उसको जनसंहार हम लोग नहीं कहेंगे जब हमारे खुद के भारत में अंग्रेज़ों ने जिस तरह से शासन चलाया और जिस तरह से बड़े बड़े अकाल पड़े, और ख़ासतौर से बंगाल के अकाल के बारे में हम लोग जानते हैं, विच वॉज मैन मेड कहते हैं, मनुष्यकृत। यानी कि उन किस तरह से अकाल एक मनुष्य अकाल बना सकता है कि लोगों तक अनाज ना पहुँचे, वहाँ के अनाज को ले लिया जाए, उनको सुविधाएं ना मिले, और इस तरह से कैसे लोगों को भूखा मार दिया जाता है। क्या वह जेनोसाइड नहीं था? क्या ऐसा जेनोसाइड नहीं होता कि लोग तड़प रहे हों, लोगों को चिकित्सा सुविधाएं ना मिल रही हों? क्या यह एक तरह का अजीब से मानसिकता नहीं है? जेनोसाइड, जनसंहार या हत्याएं, इस तरह की जो बहुत व्यापक रूप से हत्याएं होती हैं, ये एक बहुत ही सोची समझी मानसिकता के तहत की जाती है। मैंने इसको ले जाना प्लीज़। मैंने अच्छा, माफ़ करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई। मेरी चाय आ गई है, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। तो क्या वो जनसंहार नहीं है? यानी कि जहाँ कोई भी शासन तंत्र समझ बूझ करके कुछ ऐसी नीतियाँ बनाए
और यह नीति बनाई थी उस पाशा ने, गमाल पाशा जिन्हें कहते हैं, जिनका साथ दिया था, सत्ता पलट में साथ दिया था आर्मेनियाइयों ने, इस उम्मीद के साथ कि उनके लिए बेहतर दिन आएंगे। आर्मेनियाई को लगा था बेहतर दिन आएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि क्या हुआ, आज हम सब जानते हैं। तो आज मैंने सोचा कि जो ये किताब हम लोगों ने निकाली है, जिसको माने मकरच्यान के साथ, जो खुद आर्मेनियाई हैं, भारत में रहती हैं, हिंदी पढ़ती हैं, पीएचडी कर रही हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, तो उनके साथ मिलकर के जो मैंने किताब तैयार की, आज उसका लोकार्पण होना था। वैसे तो इस किताब को आ जाना था पिछले वर्ष 2020 में, और 2020 के अप्रैल 24 को इसका लोकार्पण तय था। फिर टलते ये इस साल आ तो गया, आज के दिन इसका लोकार्पण होना था, लेकिन कोविड की मार से जो हम लोग एकदम त्राहिमाम कर रहे हैं, तो इसमें इसका लोकार्पण नहीं हो पाया। तो लोकार्पण तो नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगा कि आज हम जरूर से आर्मेनियाई जनसंहार को याद करें उन लोगों को जिन्होंने इसको झेला। कुछ जीवित बच गए, उन्होंने अपनी बात भी बताई कि कैसे वो जीवित बचे, और जिन कवियों और लेखकों ने उन्हें देखा, उस जनसंहार को महसूस किया, देखा, उसको झेला, उन लोगों ने क्या लिखा इसके बारे में। मैंने सोचा 2-3 लोगों की मैं कुछ कविताएं आप लोगों के सामने आज रखूं। तो सबसे पहले मैं रखूंगी येगीशे छारेन्स। ये दरअसल इनकी हैसियत आर्मेनिया में लगभग वैसी है जैसी हमारे यहाँ महात्मा गांधी की। बाद में इन्हें महात्मा छारेन्स भी कहा गया। ये महात्मा गांधी से अंत में बहुत जाके प्रभावित हो गए थे, उनके अहिंसा से, उनके जो असहयोग का तरीका था उससे बहुत प्रभावित हो गए थे। लेकिन शुरू में इन्हें खूनी क्रांति और इसका उनको था कि उसी से हम लोग स्वतंत्रता हासिल करेंगे। और न केवल स्वतंत्रता, उन्होंने 2 तरह से युद्ध किया। एक तो उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य से युद्ध किया, उसके लिए उन्होंने रूस का साथ दिया, और बाद में जब ये आर्मेनिया भी रूस का हिस्सा हो गया, तो इन्होंने आर्मेनिया के स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया। और जिन रूसियों ने इनको बहुत इनका बड़ा सम्मान किया था, इनको बहुत सारे भी दिए थे, पोस्ट वगैरह भी दी थी, उन्हीं रूसियों के कारावास में ये कब किस दिन मारे गए, कैसे मारे गए, क्योंकि रूसियों को लगा कि ये स्वाधीनता संग्राम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो किस तरह से इस व्यक्ति ने झेला, कितना झेला। इनका जन्म हुआ था 1897 में, और इनकी मृत्यु हुई इसी नवंबर में कभी। इनकी मृत्यु हुई 1937 में। तो कुल 40 वर्ष किए थे ये। तो इन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले नवंबर में मृत्यु हुई, लेकिन उसके पिछले दिसंबर में उन्होंने लिखा था, मेरी मौत के दिन मौन गिरेगा शहरों पर भारी भारी, जैसे काले बादल या पुराना दुख, या जैसे आपदा की कोई खबर पत्रिकाओं में छपती है। इन्हीं की रचनाओं को बचाने के लिए कि रूसी उसमें हाथ न लग जाए और ये सारी रचनाएं नष्ट ना कर दी जाए, इनकी रचनाओं को बचाने के लिए इनकी जो मित्र रेगिना थी, उन्होंने इनको बक्से में बंद करके ज़मीन में गाड़ दिया था। और जब उनको निकाला गया था तो उसमें से बहुत सारी रचनाएं नष्ट हो गई थी। जो कुछ रचनाएं हम लोगों के पास हैं, उन्हीं में से मैं कुछ, उसका एक बहुत लंबी कविता है दांतेई किंवदंती, उसका कुछ हिस्सा मैं पढ़ूंगी। उसका अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ये लगभग अविधा की कविताएं हैं जो तमाम मैं पढ़ने जा रही हूँ आज। तो लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो एक अंतिम पेंटिंग बनी, इनको बुद्ध से, मैंने जैसे कहा ना कि बुद्ध से और महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे, और बाद के दिनों में भारत के बारे में बहुत बात भी करने लगे थे। तो जो हम लोगों ने इनका परिचय छापा है, उसमें से कुछ हिस्सा मैं पढ़ूंगी। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में छारेन्स का घर अब एक प्रसिद्ध संग्रहालय बन चुका है। छारेन्स माने बड़ा शैतान। इन्होंने अब जानबूझ करके अपना नाम छारेन्स रख लिया था, उपनाम येगीशे का। तो वैसे इनका नाम था येगीशे सोगोमोनियान।
लेकिन छारेंस को लिखा, उसके बारे में उन्होंने लिखा, दुनिया में तो कई बार अच्छे चेहरे की आड़ में बुराई छिपी हुई होती है, किंतु मैंने इसके विपरीत अपनी आत्मा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए बुरा नाम चुन लिया है। तो ऐसे थे छारेंस। तो जरा हम मैं जो बता रही थी उसके बारे में पढ़ूं। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में छारेंस का घर अब एक प्रसिद्ध संग्रहालय बन चुका है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मेरा भी 2 बार वहाँ जाना हुआ, और एक बारी तो छारेंस की जो वो है पोती, उन्होंने मुझे ये संग्रहालय दिखाया। संग्रहालय में एक पेंटिंग है जो छारेंस के आग्रह पर आर्मीनियाई मूल के जॉर्जियाई चित्रकार अलेक्सांद्र बाजबेउक मेलिक्यान ने बनाई थी। इसमें छारेंस बुद्ध सी ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे हैं, जिसके ऊपर उन्हीं की हस्तलिपि में खुद छारेंस ने लिखा है, तुम्हारी आत्मा अभी तक अनुभवहीन है, अभी तक तुम कमजोर हो छारेंस, आत्मा को मजबूत करो, करामाती तपस्वी सूर्य बनो। जैसे महात्मा गांधी एक प्रतिभा संपन्न हिंदुस्तानी, और इसमें तारीख पड़ी हुई है 25/1/1936। प्रसिद्ध आर्मीनियाई नाट्य विशेषज्ञ रूबेन जोरियान अपने संस्मरण में लिखते हैं, तब छारेंस भारत के बारे में बहुत पढ़ते थे। बुद्ध, गांधी से लेकर योग दर्शन पर बहुत बातें करते थे। वे अक्सर बुद्ध की मूर्ति को देर तक निहारते थे, आत्मा से गंगा के तटों तक उड़ान भरते थे और हवा से बातें करते भूल जाते थे कि कमरे में कोई और भी है। एक दिन जब उनके घर पहुंचा तो देखा कि दीवार पर उनकी पेंटिंग टंगी हुई है। चित्रकार अलेक्सांद्र ने गांधी से प्रेरित इस महान कवि के चित्र का शीर्षक दिया था महात्मा छारेंस। अपने जीवन के अंतिम दिनों में छारेंस अहिंसा के महत्व को बखूबी समझ चुके थे। तो दांते किंवदंती के बहुत थोड़े से हिस्से में पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत लंबी कविता है और ये कविता एक कहानी कहती है, लेकिन जो मैं हिस्से पढ़ूंगी वह भी इस दर्द को आप तक पहुंचा ही देगी। हम अल सुबह ही निकल पड़े नील गगन तले, जैसे हो नशे में। ये तब लिखी गई, उस समय की कविता है जब ये लोग ऑटोमन तुर्क से लड़ने जा रहे थे। जैसे हो नशे में, ताजी ऊर्जा से भरी हल्की थी हमारी आत्माएं, खुश थे हम उल्लास भरे, बुला रहा था हमें वह रास्ता घुमावदार, आगे और आगे। अंतिम बार हमने पीछे मुड़कर देखा, अब कुछ शेष न था मन बांधता, नींद में निकली चीख सा अतीत हो गया था लापता, निर्मल सुबह से थे हम सम्मोहित, अब हम में न बची थी कोई उदासी न बची थी हम में। कभी नृत्य तो कभी गीत में मगन, अस्त्र शस्त्र की चमक से प्रसन्न, मानो शिशु की गहरी नींद की मासूम मुस्कान भर थे हम। इस तरह खुश रहे हम 3 दिन, परंतु खुल गई अनायास तहस नहस सी वह राह, जहाँ थी गहन पीड़ा की फैली रतीली आंधी, और धीरे धीरे हो गई घायल नौजवान और स्वप्नशील हमारी आत्मा। आकाश लग रहा था बदला बदला, बारिश सर पर टपक रही, सामने जीर्ण शीर्ण पथ फैला था दूर, रास्ते पर देखा पड़ा एक मृत कंकाल, ठिठके हम। पल भर एक दूसरे को ताका, बारिश में पड़ा वह सड़ गया था, किस नस्ल का था किसको क्या पता। उसके जीवन की हर एक स्मृति वर्षा की धारा ने थी दी बहा। देर तक हम खड़े रहे, अट्टहास कर साथी ने लाश को धक्का दिया, इसने भी तो एक समय हथियार उठाया होगा, यह भी तो हम जैसा जीवन का प्यासा होगा। तब सोचा मैंने,
हम भी अब निकल पड़े हैं लाश बनने को। और मैं आगे बढ़ चला। पहाड़ों के उस पार अचानक चमकीला सूरज दिख पड़ा। मैं भूल गया था उस खूबसूरत लाश को। मेरे खुले उल्लसित दिल को मिट्टी की गंध से भरा भरा जगत रमणीय लगा। दोपहर थी तब, जब विशाल पर्वत के निर्जल हिम शिखर पर पहुंचे थे हम। श्वेत चोटी पर खड़े हो महसूस किया भय से, अनंत में हैं हम अकेले और जीवित। उस सुदूर अनछुए स्थल की अनंत रोशनी में मेरी अंतरात्मा खा रही थी कसमें उदार और सदाशय बनने की, कि अचानक दूर से सुनाई दी एक साथी की कपकपाती आवाज। पास पहुंचा और चौंक गया। बर्फ पर पड़ी हुई थी एक नारी, निःशब्द और अश्रुविहीन। मर रही थी, चेहरे पर मुस्कान अर्थहीन। कांपती उंगलियों में रोटी का था टुकड़ा, अनमोल खजाने की तरह था। उसने उसे पकड़ा। अंतिम बार आंखें झपकी और मुस्कुराकर बुझ गई। यह दृश्य भयानक इसलिए लगा कि कोई शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। चीख रही थी हमारे दिलों में कुंचित एक गहन वेदना और पीड़ा अनियंत्रित। फातिहा पढ़े बिना ही दफनाया उसे बर्फ के वृद्ध सीने में। बेजान सूखे हाथों से हमने लाद दिया उस पर वही बर्फ। मरणशील हो हम आगे बढ़े, दफना कर वहीं अपना विवेक। अब घोर अंधेरा मृत्यु घोर है, हवा भरी है, चीख हर ओर है। बचा नहीं जो देखे तांडव यमदूतों का। कहते हैं कि जब बचा रहता है जीवन तब भी जीवन है तो सपना पलता है मरु में भी। जीने की तृष्णा का सब भार संभाले, आगे बढ़ते जाना है अब सपने की लौ को भर आंखों में। अरारात पर्वत आर्मीनिया की पहचान है। यह वही अरारात है जहां मोजेस ने वो नाव बांधी थी जिसमें हर किस्म के प्राणियों का एक जोड़ा रखा हुआ था जब वहां प्रलय आया था, और वहीं से फिर जीवन की पुनः शुरुआत हुई थी। आर्मीनिया गजब का खूबसूरत देश है। हम दो पर्वत आर्मीनिया में कहीं से भी देखें तो सिस और मासिस, हम दो पर्वतों को देखते हैं। एक सेकंड, माफ करेंगे, एक सेकंड। कहाँ छुप गई वो? माफ करेंगे, हमारी फीफी ने फिर से नलका खोल दिया था और वो उसमें भीगने की उसमें थी, तो जरा सी चाय भी पी लूँ। और बहुत ही खूबसूरत, अगर आप लोग आज आर्मीनिया के जाकर के कीन करें, अरारात और सिस और मासिस देखें, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत जगह है आर्मीनिया। सबसे पहले वहीं के राजतंत्र ने ईसाई धर्म को अपना राजधर्म बनाया था। ये 3री सदी की बात है, 301 ईस्वी सदी, 301 माने 4थी सदी, बिल्कुल आरंभ। और जब आप तो जानते ही हैं कि सबसे आसान होता है अदरिंग, दूसरों को, किसी एक ग्रुप को दूसरा अन्य बना देना। ऑटोमन साम्राज्य में तुर्क इस्लाम को धर्म को मानते थे और आर्मीनियाई ईसाई धर्म को। यह भी एक बहुत ही आसान तरीका हुआ
जिसमें कि ये बता दिया गया कि इन्हीं की वजह से इन्होंने इतना धन संपदा इकट्ठा कर लिया, हर जगह यही काबिज है, जबकि वो जगह इनकी अपनी थी। जिस जगह पर ऑटोमन साम्राज्य ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था वो आर्मीनिया का अपना देश था, उसको ये हाइस्तान कहते थे, और इसीलिए आर्मीनियाई अपने आप को हाय भी कहते हैं। हम जो अगली कविताएं पढ़ेंगे उसमें हाय शब्द आएगा, उसमें हाय माने हाय राम वाला हाय नहीं, वो हाय जहाँ आएगा वो हाय यानी आर्मीनियाई, हम आर्मीनियाई, क्योंकि वो अपने आप को हाय जो उनके सम्राट थे उनकी संतानें मानते हैं। तो बहुत अलग किस्म की वहाँ की राजधानी मतलब पूरा उनका रहन सहन और उसका बहुत कुछ भारत से भी मिलता है। बड़े अतिथियों का बड़ा सत्कार करने वाले लोग हैं वो, और बहुत बड़े व्यापारी भी, व्यापार के सारे गुरु ने आते हैं। और आर्मीनिया इतने खूबसूरत होते हैं कि जो कोहे काफ की परियों की बात जो होती है वो मूलतः उन्हीं की बात होती है। तो बड़े खूबसूरत, बहुत अत्यंत खूबसूरत स्त्री और पुरुष, खास तौर से स्त्रियां मैंने आर्मीनिया में देखी, और आप लोग भी अगर देखें तो बेहद सुंदर। कई बार तो वो अपना संबंध कश्मीर से भी जोड़ते हैं। तो अब हम लोग जो अगली कविता पढ़ने जा रही हूँ, ये कविता है सियामांथो। उनका नाम था आतोन वार्चनयान सियामांथो, ठीक। और इनकी मृत्यु हुई थी 1915, 24 अप्रैल, आज ही के दिन इनको मार दिया गया था। 1878 में जन्मे थे, 1915 में मारे गए। तो देखें इस कविता को देखें और देखें, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित कविता है, ये कल्पना ही नहीं है, क्योंकि जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने भी इसकी गवाही दी है। और ये जो कविता लिखी गई है ये 1909, मैंने कहा ना कि 1915 से भी पहले आर्मीनियों का जनसंहार तो हो ही रहा था। ये कविता 1909 की है। इसका नाम है दम घोटू मौत। खंदक में 40 लोग, और देखिए कोई ऐसी जो स्थितियां होती हैं जब मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी हो और आप देख रहे हो कि लोग तर 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 मर रहे हो, तब मनुष्य कितना अमानवीय हो जाता है। कई बार मनुष्यता उभरती है तो कई बार खुद अपने बचने के लिए वो कितना अमानुष हो जाता है। ये कविता कुछ वह भी बताती है। दम घोटू मौत। खाई है खंदक, खंदक में 40 लोग मानो भयभीत पशु झुंड, रेतीले तूफानों से प्रताड़ित, मौत के आगे कप पाते, एक दूसरे को दबाते कुचलते, चार दीवारी के अंदर अंधेरे में गड्ढ मड। सचमुच में साहित्य का काम स्मृतियों की रक्षा करना भी है। ये साहित्य ही है जो हमें बता रहा है कि उस समय क्या क्या हुआ। ढलवा चट्टान की खामोशी सब पर हो रही थी भारी, होठ थे बंद, न चल रही थी सांस ही, सांस तक लेने से घबरा रहा था मनुष्य। ऐसे सांस ले रहे थे कि मानो आवाज ना हो। एक खौफनाक विभत्स समय, एक दूसरे की मौत की मांगते थे मनौती, कि मर जाए तो कुछ खाने को हमें मिल जाए, मर जाइए तो थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए। सूर्योदय से सूर्योदय तक बैठे रहे खामोश और भूखे, कब्र के पत्थर सी फैला दी अपने ही शवों पर चादर खौफ की। यादों को दबा दिया भीतर ही, क्रोध से अपनी ही उंगलियां काटने लगे। आंखों के सामने थी चट्टानी खामोशी अनंत। उधर कड़ी धूप में हजारों बर्बर हमारे खेतों और गांवों को बनाकर राख, हमारी मौत की चाह में अथक खोज रहे थे हमारी पनाहगाह। खंदक के अंधेरे में भयातुर आतंकित हो रहे थे सुन हम,
बंदूकों की गड़गड़ और तलवारों की खड़खड़। खंदक की छत पर जल रही थी लाशें हायों की। जड़ से उखड़े हुए पेड़ों की तरह गिर पड़ते थे हाय तड़ तड़। चीखती चिल्लाती दमघोटू आवाजें दीवारों के अंदर खंदक के भीतर घुस रही थी, हमें पागल करते हुए। मिट्टी से बनी छत पर जो कब्र सा हम पर था तना, धीरे धीरे छेदों से लगी टपकने हम पर रक्त की गर्म धार। अचानक एक दुधमुहा रो पड़ा। निसंदेह वह निर्दोष गद्दार निकला। अब सबको इंतजार था सहार का। आखिर उसकी माँ कराही फुसफुसाई, भगवान की कृपा हम बनी रहे हम पर। अब दूध तो क्या रक्त भी नहीं बचा, एक बूंद भी नहीं बचा। अब फैसला तुम्हारे हाथ है। गला घोट दो इसका, कहा एक ने गुस्से से। गला घोट दो, फुसफुसाए शेष 40 तत्क्षण। तो सबसे पहले मेरा गला घोटो, फिर मेरे बच्चे का। आवाज सुन ली उन्होंने, लगे छत को खोदने। रोशनी आने लगी, हम सब एक साथ पकड़े जाएंगे। रोशनी आने लगी। विनती करती हूँ, मार डालो इसको, मार डालो हमको। इधर देखो, मेरे और मेरे गले, बच्चे के गले को पकड़ो। तब माँ ने अपना और अपने बच्चे का गला बढ़ाया आगे। सांप की भांति मरोड़ गए अंधेरे में 2 हाथ शिशु का गला। सांप की भांति मरोड़ गए अंधेरे में 2 हाथ शिशु का गला। मौन ने तो इस बार तूफान मचाया, मौन ने मचाया तूफान। उसी क्षण मुझे लगा, आह हम भी मर गए। धोखा सा खा दुश्मन निराश हो वापस गया। ढूंढ ना सका हमें वह, हम गुलाम बच गए। पर क्या थी यह मुक्ति हमारी? क्या ऐसे ही बचना था हमें? अब तो हर रोज वह बेचारी माँ अधनंगी सड़कों पर दौड़ती अनजान राहगीरों और दुश्मनों के पैरों को पकड़ विक्षिप्त से चिल्लाती है, ये हाथ देख रहे हो, ये हाथ देख रहे हो, ये हाथ है मेरे, इन्हीं से घोट डाला मैंने अपने बच्चे का गला। विश्वास नहीं होता? मैं ही थी वह निर्दयी माँ जिसने मारा अपना बच्चा। घोट दो अब मेरा भी गला। आह, ये हाथ हो चुके हैं बेजान। कितने निर्दयी अन्यायी हैं आप। क्या दिल नहीं है आपके पास? घोट दो मेरा गला। ये थे सियामांथो, जो आज ही के दिन मार डाले गए क्योंकि उन्होंने कामना की थी एक स्वतंत्र राष्ट्र की। और जो राष्ट्र था जिसको तुर्क साम्राज्यवादियों ने अपने अधीन कर लिया था, और वो चाहते नहीं थे कि हाय कभी भी आज़ाद, उसी तरह से जैसे हम परतंत्र थे, गुलाम थे। अब जो मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ आपके सामने, वो कविता एक ऐसे व्यक्ति की कविता है। और मैं आप लोगों को ये और बता दूँ, कि कीथ गारेबियान बहुत समय तक मुंबई में रहे। इनके पिता आर्मेनियाई थे और उनकी माँ एंग्लो इंडियन। ये जो किताब है इसमें कीथ गारेबियान की 2 रचनाएं हैं। एक तो उन्होंने जो मेमोयर्स लिखे हैं, यानी कि अपने जो संस्मरण लिखे हैं, उसका कुछ हिस्सा है और गजब के हिस्से हैं वो। कल मेरा इरादा यह है कि कहानी के पाठ के वक्त इन्हीं के कुछ हिस्से मैं आप लोगों को सुनाऊं और कुछ और हिस्से भी सुनाऊं, ताकि आप लोगों को अंदाज हो कि कैसी कैसी चीज़ें लिखी गई। और अब कीथ और उनकी, मैंने बताया इनकी माँ एंग्लो इंडियन थी, तो उस समय नेचुरली वो जो यादें हैं इनके पिता की, और उन यादों ने उनके पिता को कैसा बना दिया,
और इन्होंने आर्मीनियाई जनसंहार के बारे में जो जाना, खुद तो ये बम्बई में पैदा हुए थे कीथ, लेकिन जो जाना उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो एक कविता मैं कीथ की पढ़ने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, और इस कविता को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कुछ अलग ढंग की कविता है। ये भोगा हुआ यथार्थ नहीं है जैसे कि हम लोगों ने सियामांथो में देखा या हम लोग ने यगीशे छारेंस में देखा। ये स्मरण है, स्मृतियां हैं, एक जातीय स्मृतियां हैं, आर्मीनियाई जातीय स्मृतियां। उसको इन्होंने कैसे रखा है उसको देखिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि आर्मीनियाई ने जहाँ भी पनाह ली, जैसे खलिहान में छिप गए, जैसे किसी चर्च में जाके छिप गए, किसी खाई के अंदर जाके छिप गए, किसी के घर में जाकर के छिप गए, किसी किले में जाकर के छिप गए, तो वहाँ से ढूंढ ढूंढ करके इनको मार दिया गया था। कई जगहों पर सीधे आग लगा दी गई थी। तो अब आप देखिए इसको, इस कविता को पढ़िए। इसका शीर्षक है रहस्योद्घाटन। पहले रहस्य का खुलना। काश उन्हें बर्फ में दफनाया होता या फिर सड़े गले पत्तों के ढेर में, तो आत्मा ने पहचान लिया होता देह को तत्क्षण। काश उन्हें बर्फ में दफनाया होता या सड़े गले पत्तों के ढेर में, तो आत्मा ने पहचान लिया होता देह को तत्क्षण। कैसे इस औरत ने, कभी लगेगा कि जैसे आप अपने देश की चीज को सुन रहे हैं, कैसे इस औरत ने पुकारा होगा कभी अपने बेटे को अंगूर के पत्तों में चावल और मेवे लपेटते हुए। बड़ा प्रिय खाना है, अंगूर के पत्तों में वो चावल और मेवे या ये मांस लपेट करके उसको स्टीम कर दिया जाता है और बड़ा स्वादिष्ट लगता है वो खाना। मैंने खाया है इसलिए मैं कह रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बड़ा खास खाना होता है, उत्सवों में बनाया जाता है वो। और कहते हैं कि आर्मीनिया में बहुत अंगूरों की बहुत बेलें थी, और वहाँ के फल और सब चीज़ें इतनी स्वादिष्ट और इतनी अच्छी हैं, उनके साइजेस इतने बड़े बड़े और सुंदर हैं कि, और इतना प्रिस्टीन है वहाँ का सौंदर्य, हर तरह की अलौकिक सौंदर्य है वहाँ। तो जरा सा देखें कैसे इस औरत ने पुकारा होगा कभी अपने बेटे को अंगूर के पत्तों में चावल और मेवे लपेटते हुए। कैसे तो देखा होगा इस लड़की ने लड़के को, उसकी गर्दन कटी और लड़के का दाया हाथ गिरा। जब चर्च की चिता पर लपटे उसकी देह निकल रही थी, तब उस जलते बुढ़े ने कैसे की होगी प्रार्थना। जब चर्च की चिता पर लपटे उसकी देह निगल रही थी, तब उस जलते बुढ़े ने कैसे की होगी प्रार्थना। गर्भ में संगीन घुपा देख कैसे किया होगा उस माँ ने अपने उस बच्चे को प्यार। आसमां में नाचते सितारों को बताया होगा उसका नाम। चट्टानों पर दिमाग के रेशों से अल्पना बना इस नवजात शिशु ने अपनी कल्पना में बीथोवन का मूनलाइट सोनाटा सुना, सराहा होगा जाने कैसे। उनकी स्मृतियां करती रहस्यों का उद्घाटन, कल्पना से पुष्ट होती उनकी भावनाएं। वे ये रूपक न बन सके, मरे और बनकर रह गए संख्याएं। वे ये रूपक ना बन सके और मरे और बनकर रह गए संख्याएं। उनकी आत्माएं घूमती हैं, हवाओं में घुमड़ती हैं तलछट में। अब मैं एक कविता आप लोगों को सुनाऊंगी, और ये कविता मैंने खुद लिखी। आर्मीनिया जाकर के वहाँ का जो जनसंहार जो संग्रहालय है और बहुत सारे मेमोरियल है, वहाँ उस जगह पर ही आज वहाँ पर कुछ हो रहा होगा, भले ही ऑनलाइन सब उसको देख रहे हों, लेकिन वहाँ हर साल लोग लाखों लाखों लोग इकट्ठा होकर के अपने पूर्वजों को याद करते हैं।
आप लोगों को म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन मैं असल में इस समय कुछ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कह दिया था इन लोगों को कि दरवाज़ा बाहर से बंद कर दें। तो मैं इस बिल्ले को, जिसका नाम है औरो, क्योंकि ये पीले रंग के हैं, तो ये औरो महोदय चिल्ला रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें बाहर निकालो, मुक्त करो कारागार से। लेकिन उनकी मम्मी और औरो और फीफी तीनों इस कारागार में बंद है, तो कोई मुक्त ही नहीं हो सकता। तो ये कविता मैंने खुद लिखी और ये कविता मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। और कल मैं इसमें से कुछ गीत के कुछ मेमोइर्स में से कुछ हिस्सा सुनाऊंगी और कुछ अमिताभ घोष ने कुछ लिखा है कि हिस्ट्री का कोई वो है कि कहाँ भारतीय और आर्मीनिया एक संग थे, वहाँ क्या क्या देखा गया, उसका थोड़ा सा हिस्सा सुनाऊंगी। और एक मैं सोच रही हूँ कि मैं वो बयान सुनाऊँ जो इस जनसंहार में मरते मरते जो बचे रहे, बाई चांस बच गए, जो उनमें से कई हम लोगों ने उनको किया है, तो उसमें से कुछ एक मैं सोच रही हूँ कि वो भी मैं सुना दूँ, क्योंकि वो सच्ची घटनाएं हैं। वो बताते हैं कि बाई चांस कैसे बचे रह गए वो, नहीं तो वो भी संख्या बनकर ही रह जाते। ये कविता हो सकता है आप लोगों ने पहले सुनी हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यही सुनाऊँ, क्योंकि कितने भी कैसे भी दिन हो, कहीं न कहीं एक आशा, कहीं न कहीं एक विश्वास और कहीं न कहीं मनुष्य का एक बीज, यहां पर जो मैंने लिखा है ना, उसने मेरी देह में चाहत के बीज बोए और इस तरह अपनी उम्मीदों को हमने चकमक सा छिपाए रखा। ये मैं उस गर्भ की बात कर रही हूँ, उस समय जो बाई चांस कुछ औरतें गर्भवती हुई और वो बाद में संतान उत्पन्न कर सकी। उनके गर्भ में नेजे नहीं खोबे गए, उन्हें मारा नहीं गया, कुछ बच गई। कुछ सौभाग्यशाली बच्चे ऐसे भी थे जो बच गए। तो इसको मैं सुनाती हूँ आप लोगों को, और इसका शीर्षक है हमने रचे प्रेम गीत संगीनों के सायों तले। आज जब हम कोरोना से ऐसे, कोरोना काल ऐसी स्थिति है कि पता नहीं चल रहा है, संख्याएं नामों में बदल रही हैं। लोग कहते हैं कि नाम संख्याओं में बदलते हैं, मैंने तो उल्टा देखा, संख्याएं नाम में बदल रही हैं। यानी लगता है कि ये कोई दूसरा था जो संक्रमित हुआ, लेकिन अब तो बीमारी घर तक पहुंच गई, दोस्तों के घरों तक। यहाँ तक मेरी छोटी बहन बीमार है अभी तक, आज तो नेगेटिव रिपोर्ट आया है, उनकी बिटिया भी बीमार है, पति भी बीमार है। एक हमारी और है, वो भी हमारी बड़ी बहन है, उनकी बिटिया भी बीमार है। अभी पता नहीं है कि वो लोग कौन सी बीमारी से ग्रस्त हैं, क्या है। कुछ दोस्त लोग हैं, कुछ ने अपने कुछ प्रिय लोगों को खो दिया, कुछ लोग अस्पताल में जूझ रहे हैं, और हम सब उन सब लोगों के जीवन की कामना करते हैं। सचमुच में मृत्यु से अमृत की तरफ, जीवन की तरफ लौटे। तो ये है कविता। वे प्रेम गीत रचने के दिन नहीं थे जब इतना सहार हो रहा हो, पता नहीं है कि अगला पल क्या है, अगला दिन तो छोड़ो, अगला पल क्या होगा नहीं मालूम। उस समय वे प्रेम गीत रचने के दिन नहीं थे, खदेड़े जा रहे थे हम अपने घरों से, गलियों से, गांवों से, कस्बों से, झुंड के झुंड चले जा रहे थे हम एक नामालूम दिशा में, काल खंड में। ऐसे समय में समय का पता नहीं चलता। रास्तों में हमने अपने ही लोगों को देखा सियारों के मुंह में, देखा सूरज को छिपते गिद्धों के पीछे, देखी खून और मांसपिंडों की बरसात होते, देखे खून के ताल, नदियां देखी लाल लाल। वे प्रेम करने के दिन न थे, वे दिन न थे प्रेम गीत रचने के। हम जानते थे
हम जानते थे हमारी देह गंध उनमें चाह नहीं घृणा ही भरेगी। हम जानते थे हमारी देह गंध उनमें चाह नहीं घृणा ही भरेगी। क्रोध से तमतमाने लगेंगे उनके चेहरे, अंग प्रत्यंग उनके हथियार हो जाएंगे हमारे लिए। भूमि कब्रगाह हो जाएगी हमारे लिए, हवा भारी होगी लोथरों की बू से, तब हमने प्रेम गीत रचा। ऐन उन उगलती आंखों के सामने उसने मुझे फूल दिए कुछ जंगली, और मेरे होठों को इबादत सा छुआ। ऐन उन आग उगलती आंखों के सामने उसने मुझे फूल दिए कुछ जंगली, और मेरे होठों को इबादत सा छुआ। उसने मेरी देह में चाहत के बीज बोए, ऐन संगीनों के साए तले। इस तरह अपनी उम्मीदों को हमने चकमक सा छिपाए रखा अपने हृदय में। अपनी उम्मीदों को हमने चकमक सा छिपाए रखा अपने हृदय में। हम अपनी उम्मीदों को चकमक सा छिपाए रखें इस कोरोना काल में, जब बहुत कुछ सामने आ रहा है, लग रहा है कि नाकामयाबियां कैसी होती हैं। इस कविता के साथ मैं उन तमाम आर्मेनियाई लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने हमें बताया कि वे फिनिक्स की तरह हैं, अपने ही राख में से निकलेंगे। आज आर्मेनियाई जगह जगह पे मिलते हैं, बहुत जगहों पर आप उनको देखेंगे चमकते सितारे की तरह। वो राष्ट्र उभर रहा है। इस समय तो वो युद्ध में भी डूबा हुआ है, तो ऐसे में तो हमारी शुभकामनाओं की उन्हें और भी ज़रूरत है। और हमें इस पूरे विश्व को एक दूसरे की शुभकामनाओं की ज़रूरत है कि हम इस कोरोना काल से, इस मृत्यु काल से निकल सकें और अपने हृदय में उम्मीदों को चकमक सा छिपाए रखें। जाने कब चकमक रगड़ने की ज़रूरत पड़ जाएगी।